Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ़ और आज हम डिस्कस करेंगे द पास्ट पेपर ऑफ ई कैट 2014। इसमें आपका जो सबसे पहला फिजिक्स का न्यूमेरिकल आया था वो ये था, a 500 kg rocket travels in a deep space at a constant speed of 3000 meter per second. The power being produced by the rocket engine at this time is, मतलब कि आपको एक रॉकेट है, उसका मास गिवन है, मास है 500 kg, देन उसकी स्पीड गिवन है आपको 3000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन आपसे कह रहा है इसकी पावर कैलकुलेट करें, ठीक है। तो बच्चों आपने ना फर्स्ट ईयर में एक रिलेशन पढ़ा था, पावर वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो वो रिलेशन कुछ यूं था कि P इज इक्वल टू F डॉट V, ठीक है। अब हमें पता है जो F है ये इक्वल होता है ma के डॉट V। m है हमारे पास 500, a आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, देन V आपके पास 3000। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 वॉट। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 6 वॉट्स। अभी देखिए आपके पास क्या ये ऐसा कोई ऑप्शन है, ये 1500 किलोवाट है, ये 6 किलोवाट, ये 0.16 किलोवाट, तो ये तीनों ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 2 को। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ई कैट के पेपर में। इसमें आपको कह रहा है कि अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, मतलब कि आपको थीटा गिवन है और वो है 45 डिग्रीज, ठीक है। अबव द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड और इसको फायर किया गया है अबव द ग्राउंड, मतलब कि ये आपके पास फर्स्ट कर लीजिए ग्राउंड है, तो यहां से आपका एक एंगल है 45 डिग्री का, यहां से इसको फायर किया गया है। इट विल हिट द ग्राउंड, जाहिर सी बात है जब आपने इसको यहां से फायर किया तो ये कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और एट द एंड आके ग्राउंड पे टकराएगा। तो जब ये ग्राउंड पे टकराएगा, अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर अबाउट मतलब कि आपने बताना है यहां से लेके यहां तक आने में ये कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आपने इसका टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने फार्मूला पढ़ा था, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। यहां पे जब आप vi की वैल्यू पुट करेंगे, vi की वैल्यू है हमारे पास 100 साइन थीटा, थीटा है हमारे पास 45 डिग्री और g की वैल्यू हमारे पास 10। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 14.14 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर था 14 सेकेंड्स, अबाउट मतलब तकरीबन 14 सेकंड के बाद वो जब यहां से उसको हिट फायर किया गया, फायर करने के बाद वो 14 सेकंड तकरीबन लेगा और उसके बाद आके जमीन से टकराएगा। तो यही आपने कैलकुलेट करना था। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें आपसे कहता है कि find the average speed of a car whose velocity time graph is shown in the figure। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको कहता है कि आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। हमने एक्सेलरेशन भी पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन नहीं बल्कि एवरेज स्पीड की बात की गई है। मतलब आपने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है और हम जानते हैं जो स्पीड है वो इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम, हमें टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड्स, लेकिन टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीकाकार करें, जब हम 2017 का ही कैट पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें बताया था कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें। तो ये जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है, इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स बन गए। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और साथ ही साथ एक ये ट्रायंगल बन रही है और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई और बीच में एक रेक्टेंगल बन गई है। तो इसका मतलब हम इन तीनों का अगर एरिया कैलकुलेट करके इनको आपस में सम करें तो ये पूरे के पूरे जो आपके पास ग्राफ है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। और जो आपके पास गिवन है यहाँ पे पहली ट्रायंगल के लिए आपके पास टाइम है 5 - 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा और आपके पास हाइट यहाँ पे 20 गिवन थी, तो इसका मतलब है आपके पास जो टाइम है वो है 20। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 5 डिवाइडेड बाय ये 1/2 कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास एरिया आ जाएगा इसका 50 डिस्टेंस मीटर, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 - 5 10 आ जाएगा, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये आपके पास आ जाएगा 200। इसी तरह यहाँ पे आपके पास गिवन है 20 - 15 तो 5 आ जाएगा टाइम और आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले वाला, देन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 50, ठीक है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 50 प्लस 200 प्लस 50, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 300 और हमारे पास टोटल टाइम है 20, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड 300 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स, तो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया तो आप उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एवरेज जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें, मतलब एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के बाद जो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास ये ऑप्शन बन रहा था बी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपको वो कह रहा है कि अ गर्ल स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल प्लेस्ड ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, द स्केल रीड्स 30 kg। मतलब कि एक लड़की है वो एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ी हुई है लिफ्ट के अंदर और जो उस वेइंग स्केल की रीडिंग है वो है 30 kg। द लिफ्ट इज देन एक्टिवेटेड, उस लिफ्ट को एक्टिवेट किया गया है टू मूव फ्रॉम ग्राउंड टू 10th फ्लोर। उसको ग्राउंड फ्लोर से, मतलब अगर ये इसका ग्राउंड फ्लोर है तो उसको कहीं यहाँ पे 10th फ्लोर है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक्टिवेट किया गया है। देन कह रहा है कि एज द लिफ्ट मूव्स फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, जैसे ही वो लिफ्ट यहाँ से मूव करना शुरू करती है ऑन द ग्राउंड फ्लोर अंटिल इट कम्स टू रेस्ट ऑन द 10th फ्लोर, जब इस फ्लोर के ऊपर आके वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, द स्केल रीडिंग विल, आपने बताना है कि उस स्केल की रीडिंग के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे आपकी जो वो क्या नाम इसका लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जब आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है जो टी है वो इक्वल होगा डब्ल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टी डब्ल्यू है, लेकिन जैसे वो मूव करना स्टार्ट करेगी, हमने ये पढ़ा है कि जैसे कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो टी जो है वो इक्वल होता है डब्ल्यू प्लस एम ए के, मतलब कि उसके जो वेट है उसमें क्या होगा, इजाफा होगा, उसमें इंक्रीज आएगा। मतलब स्टार्ट में क्या होगा, उसके अंदर इंक्रीज आएगा, जैसे इंक्रीज आया तो वो ये जो इंक्रीज है जब तक वो मूव करेगी इतने टाइम के, जितना टाइम वो मूव करेगी उतने टाइम के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जैसे इस पॉइंट पे आके अगेन रुकेगी, मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगेन 0, टी बराबर आ जाएगा फिर डब्ल्यू के। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले इंक्रीज करेगी देन कांस्टेंट रह जाएगी यही वैल्यू, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज करके डब्ल्यू के इक्वल अगेन आएगी। पहले क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है, देन डिक्रीज है। तो आपने देखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है,
कांस्टेंट तो हो नहीं सकती, फर्स्ट डिक्रीज भी नहीं हो सकती क्योंकि वो ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, फर्स्ट इंक्रीज बिल्कुल इंक्रीज करेगी, बिकम्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, जी बिल्कुल कांस्टेंट बन जाएगी, एंड देन इंक्रीजेस। उसके बाद जैसे यहाँ पे अपनी रेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी उसके बाद फिर इंक्रीज करेगी, नहीं उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, तो इसका मतलब वो डिक्रीज करेगी, और उसके बाद क्या होगी, देन डिक्रीजेस। तो ये आपके डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू को। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें आपको कह रहा है कि 1000 kg ट्रक पुल्स अ 500 kg कार बाय मींस ऑफ अ रोप विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि आपके पास फर्ज करें ये एक ट्रक है और पीछे इसके एक कार है, इसका जो मास है वो है 1000 kg, इसका जो मास है वो है 500 kg, और ये जो ट्रक है इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है बाय मींस ऑफ अ रोप। तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वेलोसिटी क्या है, आपका स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। आपकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब v1 जो है वो भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, और जो v2 है वो भी 10 मीटर पर सेकंड। दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। द रोप सडनली ब्रेक्स, इनके बीच में जो रस्सी थी वो अचानक टूटती है, द ट्रक टू मूव कॉजिंग द ट्रक टू मूव फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास जो कार की ट्रक की वेलोसिटी थी वो v1 थी अगर, तो वो अब हो जाती है v1 बार, और वो बन जाती है 13 मीटर पर सेकंड। 10 से वो चेंज होके हो गई 13, और आपको कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द रोप ब्रेक्स। आपने v2 के अंदर जो चेंज आया है वो कैलकुलेट करना है कि उसकी आपको जो स्पीड है वो कितनी हो चुकी होगी। आपने मोमेंटम की कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा है कि m1 v1 प्लस m2 v2, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हो उन दोनों के मोमेंटम को अगर आप ऐड करें, इनिशियली अगर एक सिस्टम बना है तो बाद में अगर उनमें कोई चेंज आता है तो वो उनके चेंज के क्या होगा, m1 प्लस v1, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी m1 हमें पता है कितना है, 1000 है, मल्टीप्लाई बाय v1 है हमारे पास 10 प्लस 500 इंटू 10 इज इक्वल टू m1। अभी हमारे पास 1000 kg ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, 1000 kg इंटू v1 हमारे पास है 13, देन हमारे पास प्लस m2 500 ही है, और v2 बार हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास बन जाएगा 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 13,000 प्लस 500 v2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 15,000 माइनस 13,000 इज इक्वल टू 500 v2 बार, 2000 डिवाइडेड बाय 500, और ये इक्वल आ जाएगा v2 बार 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये v2 बार की क्या आ गई, स्पीड आ गई। अभी जरा ध्यान से देखिए, जब ये रस्सी टूटेगी तो ये जो कार है ये भी सेम उसी डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो इसको फोर्स करेगा कि वो अपनी उसी डायरेक्शन में इसका मूव करती रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो v2 बार है, यानी जो इसकी वेलोसिटी है आपस बाद में वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ट्रक। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ऑप्शन नहीं होगा कि टूटने के बाद ये जो कार है वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, नहीं, ये इसकी जो स्पीड है वो कम जरूर होगी, क्योंकि जो आपके पास ट्रक है उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, इसकी स्पीड डिक्रीज जरूर होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी बल्कि सेम उसी डायरेक्शन में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 6। अच्छा बच्चों, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था ये सेम आपकी किताब की स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट से आपसे पूछा गया था कि इन एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। ऑप्शन ए था आपके पास काइनेटिक एनर्जी ओनली, ऑप्शन बी था मोमेंटम ओनली, थर्ड ऑप्शन था काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम,
और फोर्थ ऑप्शन था टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको पता है कि जब आप इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। मतलब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के लिए कंडीशन थी कि के जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे, लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है इसके अंदर आपका मोमेंटम प्लस टोटल जो एनर्जी है ये दोनों कंजर्व रहती है। मतलब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर ये दोनों चीजें कंजर्व रहेंगी और इलास्टिक कोलिजन के अंदर जस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अभी देखिए हमारे पास इनमें से जो ऑप्शन है वो बन रहे हैं कि हमें पूछा गया था इन इलास्टिक कोलिजन का, तो इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है बल्कि टोटल एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वाला ऑप्शन नहीं आएगा बल्कि टोटल एनर्जी वाला आएगा। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा बच्चों, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें आपसे पूछ रहा है कि एज वाटर फॉल्स फ्रॉम अ टैप, एक नल है, उस नल में से जैसे ही पानी की कोई बूंद है कतरा है नीचे गिरेगा, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले ज्यादा होगा बाद में क्या हो जाएगा वो डिक्रीज करेगा। पहले अगर इतना है तो वो फिर डिक्रीज होना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो इसके अंदर डिक्रीज आ रहा है वो किसके लिहाज से आ रहा है? बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक आएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक आएगा, वेंचुरल रिलेशन के मुताबिक, या फिर नन ऑफ द अबव। वेंचुरल रिलेशन का आपको पता है कि ये प्रेशर के बारे में आपको पता है, प्रेशर में क्या चेंज आएगा। अगर बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें तो ये भी हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये हमें बताती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अभी हमें पता है कि फर्स्ट करिए एक नल है, उसके एक सर्टेन हाइट है ग्राउंड से, जैसे वो पानी का ड्रॉप उसके अंदर से गिरेगा तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज आएगा उसके अंदर, और उसकी जैसे स्पीड के अंदर चेंज आएगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अंदर भी चेंज आएगा। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्या है? कांस्टेंट रहेगी ये दोनों चीजें, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास न्यूमेरिकल इसका आंसर आएगा कि उसके अंदर जो डिक्रीज आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें वो आपको कहता है कि 100 kg सैटेलाइट ऑर्बिटिंग 400 किलोमीटर अबव द अर्थ हैज एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आपको मास दिया हुआ है सैटेलाइट का, आप उसको m1 कह दें, ये है 100 kg, इसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो है 400 किलोमीटर। देन आपको बता रहा है कि इसकी जो स्पीड है v वो इक्वल है v किलोमीटर पर आवर। A 200 kg सैटेलाइट विद द सेम ऑर्बिट रेडियस, मतलब r1 अगर 400 है तो r2 भी 400 है, विद द सेम रेडियस विद द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल स्पीड। आपने v2 जो है वो बतानी है कितनी होगी, और आपको m2 दिया हुआ है 200 kg। आपको याद होगा आपने ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू gm/r √, कि किस रेडियस पे आपने उसको ऑर्बिट करवाना है उस सैटेलाइट को। आप उसको उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, g आपके पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, m आपके पास मास ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जो v है इसको कहा जाता है ऑर्बिटल स्पीड, और ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये मास ऑफ अर्थ पे तो डिपेंडेंट है लेकिन मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब है चाहे 200 kg का सैटेलाइट हो चाहे 400 kg का सैटेलाइट, जितने भी मास का आप सैटेलाइट मर्जी ले आए, अगर आप उसको सेम उसी रेडियस पे ऑर्बिट करवाना चाहते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी? सेम उतनी ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इस सैटेलाइट की जो स्पीड है वो भी कितनी होगी? v किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो उसके मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ECAT 2014 में इजी सा
क्वेश्चन कह रहा है कि द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस अकर्स इन, पहला ऑप्शन था साउंड वेव्स ओनली, दूसरा ऑप्शन था विजिबल लाइट ओनली, तीसरा ऑप्शन था ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स और चौथा ऑप्शन था रेडियो वेव्स ओनली। तो इन सब वेव्स के अंदर जो इंटरफेरेंस है वो अकर करती है, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस है आपको पता है वेव्स का फिनोमेना है और ये हर तरह की वेव्स के अंदर होता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। इजी सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो पेपर में आया हुआ था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बात आ जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें वो आपको कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, therefore its speed of sound in oxygen is x, its speed in hydrogen will be। मतलब कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है, इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि जो हाइड्रोजन की डेंसिटी उसको अगर हम रो एच कह रहे हैं और जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी को रो ओ कह रहे हैं, तो जो रो ओ है वो इक्वल है 16 इंटू रो एच, मतलब कि हाइड्रोजन से 16 टाइम्स ग्रेटर है। देन स्पीड ऑफ साउंड अगर ऑक्सीजन के अंदर वी ओ, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कितनी है x है, देन वी एच क्या होगी मीटर पर सेकंड। तो आपने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। बताना है कि वो ग्रेटर देन x होगी, लेस देन x होगी या फिर x के इक्वल होगी। और चौथा ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ गैसेस। आपने स्पीड ऑफ साउंड इन गैस का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v जो है वो इक्वल होता है गैमा p ओवर रो। अगर हम कह रहे हैं कि v o जो है वो इक्वल है गैमा p ओवर गैमा o, देन जो v एच है वो इक्वल होगा गैमा p, यहां से अगर हम रो एच की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो आ जाएगी रो o ओवर 16 इज इक्वल टू रो एच। यहां पे हम रो एच की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, रो o ओवर 16 अंडर रूट, ये इक्वल आ जाएगी 16 गैमा p ओवर रो ओ, ठीक है। यहां से जो 16 है इसका हम अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4, और ये जो आपके पास गैमा p ओवर रो ओ है ये एच इट इज आ जाएगा, और हमें पता है ये किसके इक्वल था वी ओ के, तो ये आ जाएगा 4 वी ओ, वी एच इज इक्वल टू 4 वी ओ, जो कि वी ओ से क्या है ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना अगला एमसीक्यू। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था ई-कैट के अंदर 2014 में। वो आपको इसमें कहता है कि आप पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आपको एक इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आप इसको पहले यू नोट जो है वो इक्वल है 130 किलोमीटर पर आवर, साउंड द सायरन ऑफ 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज, व्हाइल चेजिंग अ कार रनिंग एट 150 किलोमीटर पर आवर। आपको एक कार है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 150 किलोमीटर पर आवर, और द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन हर्ड बाय द ड्राइवर विल बी, आपने FB जो है वो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, उसमें आपने देखा था एक केस के अगर फर्ज करें ये आपके पास सोर्स हो और ये कोई ऑब्जर्वर हो, और जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से क्या जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो उस केस में जो आपके पास अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है FB वो इक्वल होगी, अगर फर्ज करें इसको हम B कह लें तो FB जो है वो इक्वल होगी B माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय B इंटू F, ठीक है, जो आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे B आपके पास है 150 माइनस यू नॉट है आपके पास 130 और V आपके पास अगेन 150 है। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे और F है आपके पास 2 किलोहर्ट्ज, तो ये जो यहाँ से आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी लेस देन 2 किलोहर्ट्ज, क्योंकि 150 माइनस 30 करेंगे तो ये आपके पास आएगी 20 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आपको जो एक वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 1 होगी। लेस देन वैल्यू को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 2 मिलेगी, तो लेस देन 2 किलोहर्ट्ज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, इसी सा क्वेश्चन है
आपकी बुक की एक स्टेटमेंट आई हुई थी, कह रहा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड इन स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ, ये आपको पता है विजिबल लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए यूज होता है। सिंपल सा है, न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन था, आप इसका जो आंसर वो लगाएंगे विजिबल लाइट, ठीक है, ये विजिबल लाइट को स्टडी करने के लिए यूज होता है, ठीक है। देन जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको कहता है कि यू हैव 10 रेजिस्टर्स अवेलेबल ईच ऑफ 20 किलो ओम, मतलब कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 20 किलो ओम है, आपको गिवन है। देन कह रहा है कि यू नीड टू फॉर्म अ 2.5 किलो ओम रेजिस्टर फॉर योर सर्किट यूजिंग अवेलेबल रेजिस्टर्स। आपने इन 10 रेजिस्टर्स को यूज करना है, 10 में से आप कम भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, और उनको यूज करते हुए आपने 2.5 किलो ओम का रेजिस्टर बनाना है, मतलब कि आपने R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यू कैन कनेक्ट, अब इनमें से आप किस तरह से रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था 820 किलो ओम रेजिस्टर्स इन सीरीज, या फिर 8 को या आप कनेक्ट कर दे पैरेलल में, या फिर 20 को 4 को कनेक्ट कर दे पैरेलल में, या फिर नन ऑफ द अबव। अभी आप देखें कि आपने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, मतलब कि जो सीरीज है, सीरीज के केस में R जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, सो चलता रहता है, जितने भी रेजिस्टेंस हो सबकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड हो जाती है। लेकिन पैरेलल के केस में आपने R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 ओवर RE इक्वल होता है 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, इसी तरह ये जो है ये चलता रहता है। लेकिन अगर आपके पास क्या नाम है रेजिस्टर्स जो है वो एक ही जैसे हो, अगर आपके पास रेजिस्टर्स एक जैसे दिए हुए, जिस तरह के यहाँ पे हमारे इस केस में है कि हर रेजिस्टर कितनी वैल्यू का है 20 किलो ओम, तो जिस वैल्यू अगर आपने इसकी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करें, अगर फर्स्ट करें आपके पास है यहाँ पे बात कर रहे थे 8 रेजिस्टर्स की, तो उनकी रेजिस्टेंस हर एक की कितनी है 20 किलो ओम, तो 20 को आप डिवाइड कर दें किलो ओम को 8 पे, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वही आपकी ओरिजिनल वैल्यू की, और अगर 4 पे करेंगे तो 4 के लिए आप आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमें पता है इक्वल होता है 2.5 के। सीरीज में ऐड करेंगे तो सारी की सारी 8 टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे, ये 160 किलो ओम आ जाएगी, तो हमने बनानी 2.5 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 4 रेजिस्टर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो 2.5 बन रहा है साथ में किलो ओम, तो इस तरह आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब कि आपको जो भी जिस वैल्यू का रेजिस्टर दिया हो और जितने रेजिस्टर दिए हों आप उस पर डिवाइड कर दें तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आती है। और अगर आपका रेजिस्टेंस क्या हो, सारे के सारे सेम हो, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, इसमें आपको कह रहा है कि यू हैव 15 कैपेसिटर्स अवेलेबल, पिछला जो एमसीक्यू था सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें आपको कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कितने हैं 15 कैपेसिटर्स अवेलेबल विद यू ईच ऑफ 15 नैनोफैरेड, और इस टाइम आपकी जो कैपेसिटेंस है वो है 15 नैनोफैरेड। यू नीड अ कैपेसिटर ऑफ अराउंड 150 नैनोफैरेड, मतलब कि आपने जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस निकालनी है वो है 150 नैनोफैरेड, ठीक है। यू कैन अचीव दिस वैल्यू बाय कनेक्टिंग, हमने पीछे रेजिस्टर्स में देखा कि रेजिस्टर के लिए आपने जब रेजिस्टेंस बढ़ानी हो तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो आपस में ऐड हो जाती है और R इक्विवेलेंट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने उनकी रेजिस्टेंस को कम करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उनको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर है इसका जो केस है वो उससे उलट है, अगर आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम करनी हो तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और अगर आपने कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो उनको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 15 वाले जो नैनोफैरेड वाले कैपेसिटर्स हैं उनको 150 नैनोफैरेड वाले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर में चेंज करना है। इसका मतलब हम जो कैपेसिटर्स हैं उनको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो ये वाले जो सीरीज वाले ऑप्शन है ये तो खत्म हो जाएंगे कि आप उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और आपको कितनी कैपेसिटेंस चाहिए, 15 नैनोफैरेड की, तो 15 नैनोफैरेड के लिए आपको पता है जो R C इक्विवेलेंट है वो इक्वल होती है C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी तरह ये चलते रहेंगे। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज एक जैसी हो जाए तो ये आ जाएगा NC, N आपके पास C इक्वलेंट 150 है, N आपने कैलकुलेट करना है, C है आपके पास 15,
नैनो फैरेड, ठीक है, यहाँ पे भी नैनो फैरेड। तो 150 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 कैपेसिटर्स। तो इसका मतलब है अगर आप 10 कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो पैरेलली कनेक्ट करने से उनकी जो कैपेसिटर्स है वो क्या हो जाएगी 150 नैनो फैरेड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था सी, 10 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। 8 को कनेक्ट करेंगे तो वो ये वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। अब ऑल्सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था ईकैट के अंदर। इसमें आपको कह रहा है कि करंट थ्रू अ 2 मिली हेनरी इंडक्टर, आपको इंडक्टेंस दी हुई है 2 मिली हेनरी। देन कह रहा है कि आईटी आपके पास जो करंट है वो है 2 sin 100 t, मतलब आपके पास जो 100 है वो क्या है ओमेगा है, एम्पियर्स, ठीक है। देन कह रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी, इस इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं L इज इक्वल टू DI ओवर DT। मतलब कि आप क्या करें यहाँ पे करंट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या निकल आएगी वोल्टेज L आपके पास फिलहाल इसको एज इट इज लिख देते हैं DI ओवर DT है। L आपके पास कितना दिया हुआ है 2 मिली हेनरी, 2 × 10 की पावर -3 D ओवर DT। I की वैल्यू है आपके पास 2 sin 100t, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 10 की पावर -3 2 ये जो sin 100t है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 100t, और 100t की आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा वोल्ट्स। ये 100 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो ये इक्वल आ जाएगा 400 cos 100t, ये 10 की पावर -3 इसको आप मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बी जो है वो इक्वल आ जाएगा 400 cos 100t मिली वोल्ट्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये क्लियर होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था पेपर में, और आपको इसमें वो कह रहा है कि द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इट्स ऑपरेशन। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो अपने काम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज नहीं करती। अगर रेडियो की बात की जाए तो रेडियो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करता है, एक्सरे मशीन भी यूज करती है, और मोबाइल फोन्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे है अल्ट्रासाउंड मशीन, तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करती, ठीक है। देन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ, आपने जब ट्रांजिस्टर को पढ़ा था तो आपने देखा था कि आप ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, और एज एन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इसको एज अ पावर सोर्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते। देन आपके पास जो 18th एमसीक्यू है इसमें आपको वो कह रहा है कि आप 1000 kg ट्रक कैरिंग अ लोड ऑफ 500 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टोटल मास है वो हो जाएगा 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500 kg ऑन अ माउंटेन रोड फॉर 5 मिनट्स। आपको टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स का, विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। एट अ कांस्टेंट स्पीड, और इसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है। इट्स पावर आउटपुट इज 2500 वॉट्स, मतलब इसकी जो पावर है वो आपको गिवन है 2500 वॉट्स, ठीक है। अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल अचीव अ वर्टिकल हाइट ऑफ, इसकी आपने जो हाइट है वर्टिकल हाइट वो कैलकुलेट करनी है, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 75 मीटर, 50 मीटर, 12 मीटर और 100 मीटर, ठीक है। आपको पता है कि जो पावर है वो इक्वल होती है एनर्जी ओवर टाइम,
ठीक है, आपने ये एक रिलेशन पढ़ा होगा, एक एग्जांपल के अंदर दिया हुआ था। ठीक है, पावर P एनर्जी आपकी mgh ओवर T। हमने हाइट कैलकुलेट करी है तो ये T इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट इक्वल आ जाएगी P डिवाइडेड बाय mg। पावर है हमारी 2500, टाइम है हमारे पास 300 और m है हमारे पास 1500 और g है 10। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी था, 50 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये जो तीनों जो एमसीक्यूज है क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपको कह रहा है कि थर्मिस्टर विद अ पॉजिटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, इस चीज पे आपने क्या करना है कि आपका जो थर्मिस्टर दिया गया है वो उसका टेंपरेचर कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर इन एन ओवन। उसको ओवन के अंदर टेंपरेचर मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है। व्हेन टेंपरेचर ऑफ द ओवन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ थर्मिस्टर। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी चीज का पॉजिटिव होगा तो आप उससे अगर किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो अगर उस चीज का टेम्परेचर, फर्ज करिए अगर आप ओवन का टेम्परेचर मेजर करना चाहेंगे, अगर ओवन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस डिवाइस का, उस थर्मिस्टर का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर ओवन का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उस थर्मिस्टर का टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो ओवन के टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता और अगर इंक्रीज होता डिक्रीज होता तब उसके लिए इंक्रीज कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंक्रीज होने के लिए इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है इसमें वो आपको कह रहा है कि व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू लाइट। आप किसी मेटल सरफेस को किसी लाइट के अगर आप सामने एक्सपोज करें तो उससे इट में एमिट इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है डिपेंड हो, आपने बतानी है कि उसकी जो एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, एरिया ऑफ मेटल सरफेस, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होती है एच एफ के, या फिर आप कह सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा के। मतलब कि जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी की डिपेंडेंस किसके ऊपर है, एच भी कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे आप देखिए तो क्या है, लैम्डा, लैम्डा क्या है, उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिपेंडेंस है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो था सी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अच्छा, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 था इसमें आपको कह रहा है कि द ट्रुथ टेबल शोन इन द फिगर इज इंप्लीमेंटेड बाय। आपको ऑप्शन दिए हुए थे नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, और चौथा ऑप्शन था एक्सओर गेट। ठीक है, जब हम ईके 2017 डिस्कस कर रहे थे उसमें भी सेम यही एमसीक्यू आया हुआ था। तब मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर फर्ज करें आपको एक गेट दिया हुआ है और उसकी जो ट्रुथ टेबल वो इस तरह से बना हुआ है कि उसकी जब इनपुट्स डिफरेंट हो और उसके लिए आउटपुट मैक्सिमम आए और सेम इनपुट्स के लिए आपकी जो आउटपुट है वो मिनिमम आए, तो वो जो सर्किट होता है वो एक्स और सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही केस है कि डिफरेंट के लिए आउटपुट 1 है, सेम के लिए आउटपुट 0 है, तो ये आपका सर्किट बनता है एक्सओर गेट। और जो क्वेश्चन नंबर 22 था इसमें आपको कह रहा है कि रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड बाय टर्निंग द ट्यूनिंग नॉब ऑफ रेडियो। कि अगर फर्ज करें आपके पास एक रेडियो हो और उस रेडियो के ऊपर कोई आप एक पर्टिकुलर जो स्टेशन है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसकी जो ट्यूनिंग नॉब होती है उसको टर्न करते हैं। जब आप उसकी ट्यूनिंग नॉब को टर्न कर रहे हैं तो उसको टर्न करने से होता क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं टर्निंग द ट्यूनिंग नॉब चेंजेस द। अब वो चेंजेस कुछ आपको 4 ऑप्शन दिए थे कि इंडक्टेंस चेंज करता है ट्यूनिंग सर्किट की, कैपेसिटेंस करता है, रेजिस्टेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बताता चलूं कि वो जो आपके पास सर्किट होता है उसकी जैसे ही आप उसको टर्न करते हैं उसकी ट्यूनिंग नॉब को, तो उसको ट्यूनिंग नॉब पे टर्न करने से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होती है। आप उसकी कैपेसिटेंस को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था वो बी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें वो आपको कह रहा है कि आप वोल्टेज इज
फेड इनटू अ सिंगल डायोड रेक्टिफायर। ठीक है, एक रेक्टिफायर है, उसके अंदर कितने डायोड लगे हुए, एक डायोड लगा, सिंगल डायोड है। द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, आपने पढ़ा था कि जब आपने दो तरह की रेक्टिफिकेशन पढ़ी है, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। हाफ वेव में आपने पढ़ा था आप एक डायोड यूज करते हैं और फुल वेव में आप एक ब्रिज यूज करते हैं, या फिर उसके अंदर 4 डायोड्स होते हैं। यहाँ पे सिंगल डायोड है तो इसका मतलब है आपके पास जो रेक्टिफिकेशन होगी वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज। ठीक है, आपको पता है कि जो रेक्टिफिकेशन है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का ही फिनोमेना है। तो हाफ सिंगल डायोड की वजह से ये क्या हो जाएगी, हाफ वेव, और जो आपके पास वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी था। और जो आपके पास 24th एमसीक्यू है, इसमें वो आपको कह रहा है कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स रिमेन्स द सेम, कि आपके पास जो कैरियर वेव है, यहाँ पे मैंने कैरियर वेव बनाई, का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है, सेम रहता है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। कि हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स रहता है, इस प्रोपोर्शनल टू, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, साइन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी देखिए कि आपने देखा था कि अगर फर्ज करें आपके पास कैरियर वेव है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरह से होगी कि जैसे ही आपके पास अगर फर्ज करें ये आपके पास सिग्नल जो है इसमें क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, इसके एम्पलीट्यूड में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इसकी जो डिक्रीज होना शुरू होगा एम्पलीट्यूड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कैरियर सिग्नल की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आपका सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के ऊपर, कि एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अच्छा, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें वो आपको कह रहा है कि एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ x वोल्ट्स आरएमएस। मतलब कि एक एसी जनरेटर है जो कि अल्टरनेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, उस वोल्टेज की वैल्यू है x वोल्ट्स, और ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू आपको दी हुई है। देन कह रहा था पीक वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या होगी, 1.414x वोल्ट्स, x/2 होगी, या x/√2 होगी, या x²/√2 होगी। तो आपको याद होगा कि जो वोल्टेज है इसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, आप इसकी पीक वैल्यू को अगर डिवाइड कर देते हैं √2 के साथ, इसका मतलब हमने अगर पीक वैल्यू कैलकुलेट करें तो √2 Vrms के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √2 जो है वो इक्वल होता है V आ जाएगा इक्वल √2 Vrms, और √2 है 1.414, और Vrms हमारे पास है x, तो 1.414x वोल्ट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है ना, इसमें वो आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स ऑन द इनपुट साइड, मतलब कि आपको n प्राइमरी गिवन है 100 टर्न्स, देन 500 टर्न्स ऑन द आउटपुट साइड, मतलब कि n सेकेंडरी जो है वो आपके पास है 500 टर्न्स। ठीक है, if the RMS value of the input voltage and the current are 220 volt and 2 ampere respectively, then the output power is about, आपको आउटपुट साइड की जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है और आपको कह रहा है कि आपने उस साइड की पावर कैलकुलेट करनी है। तो ट्रांसफार्मर में एक सिंपल सा असूल होता है कि जो इनपुट साइड की पावर है वो आउटपुट साइड की पावर के इक्वल होती है, और आप जानते हैं कि जो पावर है वो इक्वल होती है VI के, और हमें इनपुट साइड का करंट भी गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है। तो इसका मतलब हम इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर जो हमारी पावर आएगी प्राइमरी साइड की वही पावर होगी सेकेंडरी साइड की, तो हमें सेकेंडरी साइड की कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपके पास एक ट्रिक है, आपको इस ट्रिक का पता होना चाहिए। ठीक है, V हमारे पास है 220 और आपके पास करंट है 2, तो आपके पास आ जाएगा 440 वॉट्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है 440 वॉट्स। आई होप सो आपको ये जो ट्रिक है ये पता चल गई होगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जस्ट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन 27 में आपसे वो पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनी गिवन पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली मेजर। ऑप्शन दे रहा है बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, ऑप्शन बी है इट्स पोजीशन, ऑप्शन सी है इट्स मोमेंटम और ऑप्शन डी है इट्स वेलोसिटी। तो आपको पता है कि अगर एक चीज़ है, अगर आप उसके मोमेंटम को कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर आप उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकें। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कह रहा है कि वन ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रेंडली मींस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इज फ्रॉम बायोगैस। क्या आप बायोगैस के जरिए से भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं? और ये जो बायोगैस है इज अवेलेबल नेचुरली इन ऑल रिजर्व्स, दूसरा है नोडा गैस, तीसरा है अवेलेबल इन रिवर्स और चौथा है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैटल वेस्ट। तो आप जानते हैं जो बायोगैस है वो कैटल वेस्ट से ही प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको ये जो 28 न्यूमेरिकल है ये क्लियर है। अभी हम देख लेते हैं 29 एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 29 में वो आपको कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन आर हीटेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब तो आपके पास दो आयरन के ब्लॉक्स है, एक को आपने गर्म किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक को गर्म किया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन कह रहा है कि कंपेयर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक द 400 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक विल एमिट रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ और लोअर फ्रीक्वेंसी। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आपने ये रिलेशन देखा था डायग्राम के अंदर, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जो टेम्परेचर है, यहाँ पे टी जो है टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर दोनों ब्लॉक्स के लिए डिफरेंट है, लेकिन इस टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर टी जो है ये इंक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। अगर टी डिक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है? ज्यादा है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो लैम्डा मैक्स है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा स्मॉलर वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अगर हम ये इक्वल टू कांस्टेंट ही लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लैम्डा मैक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो स्मॉलर वेवलेंथ। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें वो आपको कह रहा है कि व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि अगर आपको फर्स्ट करें ये बॉल है, आप इसको ड्रॉप करते हैं नीचे तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ एक्सेलरेट करती है। इफ यू इंस्टेड थ्रो इट डाउनवर्ड, मतलब अगर आप इसको छोड़ें बल्कि इसको नीचे फेंकें तो उससे क्या होगा? देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। कि जब आप इसको फेंकेंगे तो जैसे ही ये आपके हाथ को छोड़ेगी, आपके हाथ में से निकलेगी, तो तब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? तो बच्चे याद रखिए, अगर आप कोई चीज हाथ से छोड़ रहे हैं या फेंक रहे हैं तो स्टार्ट में उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आप उसको छोड़ रहे हो चाहे फेंक रहे हो, ठीक है। डाउनवर्ड अगर आप फेंकेंगे तो स्टार्ट में उसकी जो एक्सेलरेशन जैसे वो चीज आपके हाथ से लीव करेगी तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो 30 के 30 न्यूमेरिकल्स हैं ये अच्छी तरह क्लियर है। इनमें किसी किस्म की कंफ्यूजन रह गई हो, कोई मसला रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप हमसे लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिएगा।